Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on narration as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो है अपना नरेशन टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने नरेशन के बेसिक रूल कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कवर कर लिया था। और हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो है 80% पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें से 20% हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें, हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर कीजिए जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इसके बेसिक रूल हैं, वो आपने जान लिए थे। तो आज हम यहाँ रूल नंबर 6 देखने वाले हैं, क्योंकि रूल नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आइए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और वह लेट वर्ड से स्टार्ट हो। किस वर्ड से स्टार्ट हो? लेट वर्ड से स्टार्ट हो, और वहाँ पर प्रपोजल यानी प्रस्ताव या फिर सजेशन यानी सुझाव आदि का बोध हो, यानी वह प्रपोजल और सजेशन को इंडिकेट कर रहा हो वह सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। यानी जब हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो और उसके स्टार्टिंग में लेट दिया हो और उसमें हमें प्रपोजल या फिर सजेशन का बोध हो, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। हमारा पहला रूल जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब लेट दिया गया और उसमें प्रपोज और सजेशन का पता चले, तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, प्रपोज सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो प्रपोज सजेस्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यानी कि हमने यहाँ पर कहा कि अगर हमारे जैसे हमारा लिख दिया हमने प्रपोज, क्या लिख दिया हमने? प्रपोज लिख दिया। अब इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि इसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो प्रपोज के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले, यानी प्रपोज वर्ड यहाँ पर हमने कहा प्रपोज और हमने कह दिया ऑब्जेक्ट, तो प्रपोज और ऑब्जेक्ट के बीच हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है सजेस्टेड टू मी। अब यानी कि हमने यहाँ पर कहा कि हमें सजेस्ट वर्ड के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट यूज करना है। मान के चलिए अभी यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया, आप सोच लीजिए सजेस्टेड ही दिया गया है, तो हमने कहा दोस्तों कि जो सजेस्टेड के बाद है हमें क्या यूज करना है? हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो हमने कहा कि चलिए मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट मी है। हमने क्या कह दिया? मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो हमें यहाँ पर टू का यूज करना पड़ता है, और हमें जो टू का यूज करना है वो कहाँ करना है? वो सजेस्टेड के बाद और मी के पहले, यानी इन दोनों के बीच में। तो जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, सजेस्टेड टू मी। दूसरा एग्जाम्पल है इसी प्रकार, प्रपोज्ड टू देम, यानी कि हमारे प्रपोज्ड के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज होता है। तो यह था हमारा पहला रूल। किसके लिए? जब लेट दिया हो स्टार्टिंग में और हमें प्रपोज्ड और सजेस्ट के बारे में सेंटेंस में इंडिकेट किया जा रहा हो, तब हमें अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो टू का यूज करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है, प्रपोज सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो इसके बाद एम बी मेन वर्ब की, एम बी मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी टेंस की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने आपको बताया था कि एम बी की मेन वर्ब की 5 फॉर्म के रूप में बताया था। जैसे हमने फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया था, हमने कहा था गो, यह हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। हमने कह दिया वेंट, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म। और हमने कह दिया गॉन, हमने क्या कह दिया? गॉन, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। इतना सभी लोग जानते हैं। अब आप सोचना चाहिए कि फोर्थ फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर बात फोर्थ फॉर्म की गई है, तो हम जान लेते हैं। जैसे हमने दोस्तों कहा था गो, गो में अगर हम आईएनजी वर्ड जोड़ देते हैं तो यह हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें जो है वो मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल में दिया हुआ है दोस्तों सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर है ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके बाद यहाँ पर सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले रूल में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यूज करना है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखें, और अगर आपसे कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आप यूज भी नहीं करना चाहते हैं तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी दोस्तों। जैसे कि हमारे सेकंड एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रपोज्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पर भी जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, फोर्थ फॉर्म यूज की। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ पर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करें। अभी तक हमने पढ़ा था कि कहीं लेट में जो है वो टू का प्रयोग होता है, लेकिन जब बात ऐसी लेट में नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि टू का यूज होता है, लेकिन जब आपको बात यह आ जाए कि हमारा लेट वर्ड से इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें सजेशन या प्रपोज के बारे में कहा जा रहा हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम दैट का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है हम लेट हटा देते हैं, जब हमारा लेट वर्ड आता है तो वो हम हटा देते हैं। नेक्स्ट रूल दिया गया है इसके लिए, सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस V1 का यूज करें। किसका यूज करें, शुड प्लस V1। अब दोस्तों हमने आपको कहा था कि हमें जब लेट दिया हो और हमें सजेशन और प्रपोज के बारे में कहा जाए तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो यह सारे रूल जो थे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के थे। अब आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यह सारे रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा, यानी कि मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो सिनेमा चलते हैं। अब यह था हमारा डायरेक्ट फॉर्म। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म या हमारे, और यह हमारे जितने भी रूल अभी हमने पढ़े उनके मुताबिक होता है या नहीं। तो दोस्तों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेड टू जो है वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाता है, ये आप जानते हैं। आफ्टर दैट टू हिज फ्रेंड्स, तो टू हिज फ्रेंड्स आ गया। अब हमने दोस्तों कहा था अपने एक रूल में कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज करेंगे, दैट वर्ड का। किस वर्ड का, दैट वर्ड का। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो दैट वर्ड है आ गया। आफ्टर दैट हमने कहा था कि वाक्य जब लेट से स्टार्ट हो तो जो लेट को है वो हटा देंगे, लेट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ लेट वर्ड नहीं दिया है। हमारा जो अस है यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है दोस्तों। हमारा जो अस है वो या तो बी में चेंज होता है, किसमें, वी में चेंज हो जाता है, या फिर दे में चेंज हो जाता है। दोनों ही आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन मोस्टली जो है वो हम वी का यूज करते हैं। दे का भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वी और दे दोनों ही सही है, कोई भी इनमें से गलत नहीं माना जाएगा। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप कहो कि अस है हमारा SON के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पर SON के अकॉर्डिंग नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर पहले से ही फिक्स रहता है कि हमारा जो अस है या तो वी में चेंज हो जाएगा या फिर दोस्तों वो दे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने वी में चेंज किया है। वी हमने फिर अपने एक रूल में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा शुड प्लस V1 आता है। क्या आता है, शुड प्लस V1। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे शुड दिया गया है और गो कैसी है, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो बाकी का जो हमारा सेंटेंस है गो टू द सिनेमा ज्यों का त्यों रहेगा। होप सो गाइज आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है आई सेड टू द ब्लेजर, आई सेड टू द ब्लेजर लेट अस हेल्प टू द पुअर। तो यहाँ पर दोस्तों आई का आई रहेगा, आप देख सकते हैं। सेड टू जो है या तो प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा या सजेस्टेड में। द ब्लेजर है तो टू द ब्लेजर हो गया हमारा, यानी टू द ब्लेजर यहाँ पर रहेगा। आफ्टर दैट हमने कहा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट कर दैट आ जाएंगे। उसके बाद हमने कहा था लेट हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ दैट आ गया और हमारा लेट वर्ड जो है यहाँ से रिमूव हो गया। हमने कहा था हमारा अस जो है या तो वो वी में चेंज हो जाएगा या फिर दे में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे अस की जगह क्या आ गया, वी आ गया। एक रूल में हमने पढ़ा था हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शुड दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है द पुअर। तो दोस्तों यह तो थे हमारे वह रूल से जब हमें वाक्य में क्या दिया गया हो, हमें लेट दिया गया हो और उसमें हमें प्रपोज या फिर सजेशन के भाव का पता चल रहा हो, तो उसके लिए यह सारे हमारे रूल थे। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है
लेट से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस में, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो लेट से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर उसमें विश और डिजायर यानी इच्छा का बोध हो, यानी इच्छा विश या डिजायर के बारे में पता चल रहा हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार हम बनाएंगे। पहले था दोस्तों हमारा सजेशन और प्रपोज के लिए, अब हम बात करेंगे कि विश या फिर डिजायर के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं ए नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब को विश, विशेज, विश्ड, यानी कि हमारा जो सैड होता है, सैड हो गया, सैड टू हो गया, से हो गया, सेज हो गया, से टू हो गया, सेज टू हो गया, ये किस में बदल जाते हैं, ये हमारे या तो विश में, विशेज में या फिर विश्ड में बदल जाते हैं जब हमें डिजायर या विश का बोध हो रहा हो सेंटेंस में। नेक्स्ट दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, सेम पिछले की तरह, उसमें भी दैट का यूज हमने किया था। यहाँ पर भी जो है वो शुड और V1 का यूज करेंगे, जैसे कि हमने पिछले रूल में सीखा था। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में दिया गया है विवेक सैड लेट मी गो आउट, यानी विवेक ने कहा मुझे बाहर जाने दीजिए। तो इसमें विवेक ज्यों का त्यों रहेगा। अगर हम सैड के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तब तो यहाँ पर है विश डे या विश आएगा हमारा, जैसे हमने कह दिया होता सैड टू, हमने कह दिया होता सैड टू, यहाँ पर हमारा विश्ड हो जाता है, क्या हो जाता है विश्ड, लेकिन ओनली सैड दिया गया है तो आप यहाँ पर सैड लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमने कहा था वहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, लेट जो है रिमूव हो जाता है, जैसा कि आप पिछले रूल में जान चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आई मी की बात। पहले हमारे सेंटेंस में जो अस था वह वी या दे में चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मी है वो SON के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? SON के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन है तो न्यू चेंज। हमारा मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? विवेक। विवेक क्या है? मेल। तो जिसमें अगर हमारा जैसे मेल आता है तो हमारा जो ही है वो किसको इंडिकेट करता है? वो मेल वर्ड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर है मी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना पड़ेगा, और हमारा ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ही होता है। यह बात हम आपको दोस्तों कई बार समझा चुके हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर ही हो जाएगा, फिर हमने कहा था शुड, उसके बाद हमारी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गो आउट। तो यहाँ पर जो है हमारा जो वाक्य में लेट दिया गया हो और किससे स्टार्ट हो, विश या जिसमें विश या डिजायर के बारे में पता चले, तो उसे इस प्रकार हम बनाते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है वीना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीना का बीना रहा, सैड का सैड रहा, जैसा कि अभी हमने आपको पहले वाले सेंटेंस में समझाया कि यहाँ पर सैड क्यों है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारा दैट हो गया, लेट हमारा रिमूव हो गया, हिम है, हिम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं दोस्तों, तो इसका सब्जेक्टिव केस हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि हमारा यह नो चेंज रहा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज होना है तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा। उसके बाद हमने कहा था शुड आएगा, उसके बाद हमारी V1 आएगी तो V1 है, उसके बाद जो हमारा माई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, वो वीना के अकॉर्डिंग। वीना क्या है? सी का ऑब्जेक्टिव केस जो क्या है वो होता है हर, और माई हम तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना है तो हर हो गया। आफ्टर दैट हस्बैंड। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बीना का बीना रहा, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, लेट रिमूव हो गया, हिम का जो है सब्जेक्टिव केस आ गया, उसके बाद हमारा शुड आ गया, फिर वी आ गया, उसके बाद यह है जो हमारा वीना के अकॉर्डिंग वीना के अकॉर्डिंग हाँ वीना के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का हर होता है, तो यहाँ पर हर आ गया। आफ्टर दैट हस्बैंड आ गया। तो दोस्तों आप यह भी रूल समझ गए होंगे, और दोस्तों इन रूल्स को आप प्लीज़ अच्छे से समझना, क्योंकि लेट में कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों का। जैसे कि पहले हमने लेट में पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि दैट का प्रयोग करते हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों चेंज भी हो रही हैं, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। आइए अपना नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट रूल में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है परमिट या फिर अलाउ, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए आज्ञा अनुमति देना। क्या देना? अनुमति। जैसे हम आपसे पूछें कि दोस्तों क्या आप हमारा वीडियो पढ़ना चाहेंगे, या फिर हम आपसे कहें कि दोस्तों हम आपका कल टेस्ट लेंगे, तो हम आपसे एक पूछ रहे हैं, तो आप हमें क्या कहेंगे? हाँ या ना। या फिर ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपको क्लासरूम से बाहर जाना है, तो आप जो अपने टीचर से
हैं वो पहले अनुमति लेकर जाएंगे कि हम बाहर जा सकते हैं। जब आपके टीचर आपको अलाउ कर दें तभी आप बाहर जा पाओगे। तो ऐसा ही हमारा रूल कुछ 8 नंबर कहता है कि जब भी हमारी परमिट या फिर अलाउ की बात हो, यानी अनुमति की बात हो, तब हम अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, आइए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? से, सेज, सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं, यानी जिस प्रकार का उससे सेंस आ रहा होगा उसी प्रकार हम उसे चेंज करते हैं। तो वह हम सेंटेंस में समझेंगे कि किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, यानी किस प्रकार की उसमें फीलिंग आ रही है, तो हमें वहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इन्वर्टेड कॉमाज को तथा लेट को हटा देते हैं और इसके बाद अलाउ टू। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल पढ़े थे उसमें लिखा था हमें टू यूज करना है। अभी हमने ऊपर जो रूल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हमारा दैट का यूज होना है, यानी जिसमें विश या डिजायर की बात हो या फिर उससे पहले सजेशन या प्रपोज की बात हो तो वहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट प्रयोग हो रहा था। अब यहाँ पर यह नया शब्द है कौन सा? अलाउ टू। कौन सा यूज हो रहा है? अलाउ टू यूज हो रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा क्योंकि यह थोड़ा चेंज है। और यहाँ पर दिया गया है वर्ब को 2+V1 में। किसमें? 2+V1 में। अभी तक हम शुड +V1 में करते आ रहे थे लेकिन अब हम 2+V1 में करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर हमारा लेट से स्टार्ट हो और जहाँ पर हमें किसका पता चल रहा हो? अलाउ या फिर परमिट, यानी किसी भी चीज़ की अनुमति के बारे में पता चल रहा हो। आइए हम इसको रूल से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है विनय सैड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। तो यहाँ पर विनय ने अपने मास्टर से कहा कि मुझे आप घर जाने दीजिए। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप क्लासरूम में हैं, आपको घर जाना है तो आपको अपने टीचर की जो है वो अनुमति लेनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप जा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कैसे इसे बनाते हैं। यहाँ पर विनय का विनय रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पर सेड टू है। अब दोस्तों जैसे आप भी अगर किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं दोस्तों कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो हमारे यहाँ पर किस भाव का बोध हो रहा है, यानी कैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है? यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है। तो इसलिए हम जो है अपनी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। आफ्टर दैट हमारा है जो मास्टर हो गया। हमने कहा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू अलाउ, किस वर्ड का? टू अलाउ वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमने कहा था जो हमारा लेट वर्ड आएगा उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है एकदम रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह डायरेक्ट स्पीच था इसलिए यहाँ पर लेट वर्ड दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट में इसका कोई बोध है नहीं है। आफ्टर दैट हमारा मी है। अब यह SON के अकॉर्डिंग चेंज होगा। SON अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है विनय। विनय कैसा है? मेल है हमारा। ही किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस आना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट दोस्तों, सॉरी गाइज, यहाँ पर हमने आपको जैसे कहा कि सब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप यह बात इसमें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो जिसमें हमारे परमिट या फिर अलाउ या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों अनुमति क्या बोध हो रहा हो, जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है यानी किसी चीज़ के लिए हमसे अनुमति मांग रहा है, तो वहाँ पर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो लेट के बाद जो वर्ड आता है और इनडायरेक्ट स्पीच में जो आता है तो वह उसका ऑब्जेक्टिव केस ही आता है दोस्तों, ना कि सब्जेक्टिव केस। कैसा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ना कि सब्जेक्टिव। जैसे कि मी है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब यह विनय के अनुसार बदलेगा। विनय क्या है? मेल है। ही किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। लेकिन यह तो सब्जेक्टिव केस है, हमें क्या लाना है? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा? वो हिम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो हिम का यूज किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह बात इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट हमने कहा था V1 +2 का यूज करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टू गो होम, यानी 2 + V1 बोल्टा हो गया दोस्तों। 2 + V1 का यूज करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं।
विनय रहा, सेड टू रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा था इसलिए रिक्वेस्टेड आ गया। हिज मास्टर रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने कहा था टू अलाउ आ जाएगा। हमारा मी है ये विनय के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम, तो हिम आ गया। उसके बाद हमने कहा दोस्तों 2 + V1 आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आ गया, उसके बाद गो आ गया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट होम। तो यहाँ पर जो है हमारा रूल नंबर 8 कंप्लीट होता है दोस्तों। होप सो आपको कोई डाउट ना हो। और दोस्तों अगर आपको इन रूल्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है। हम आपका डाउट या तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे, और अगर आपके डाउट का कलेक्शन ज़्यादा है तो उसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जहाँ पर आपको एक एक करके अच्छी से डिटेल में हम समझा देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है जब वाक्य हमारा लेट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, और उसके साथ जो है वो देयर भी और इट भी दिया गया हो। क्या दिया गया हो, देयर भी और इट भी दिया गया हो। तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आप सभी अभी तक जानने लगे होंगे, जैसे से हो गया, से टू हो गया, सेज हो गया, सेज टू हो गया, सैड हो गया, हमारा सैड टू हो गया। तो ये सारी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएंगी, ये सपोज में बदल जाते हैं। कब, जब कंडीशन हमारी लेट प्लस देयर बी या इट बी की बने। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, यह याद रखिएगा कि इसमें जो है वो दैट का प्रयोग होता है। लेट को हटा देते हैं, हमेशा की तरह इट बी की जगह टू बी का यूज करें, यानी कि अगर वाक्य में इट बी आता है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में दिया गया है ही सैड लेट इट बी अ स्क्वायर, यानी कि यह आपका जो डायरेक्ट फॉर्म है। अब आइए इनडायरेक्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म में हमसे कहा गया है ही, हमने क्या कहा था, सैड हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें, सपोज में चेंज हो जाएगी। पास्ट में है तो इसका पास्ट फॉर्म आ गया सपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने कहा था दैट आ जाएगा, तो दैट आ गया। लेट हमारा रिमूव हो गया, हमने कहा था इट बी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, टू बी। क्या आ जाएगा, टू बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू बी अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे रूल नंबर 9 के सभी जो रूल है वह फॉलो होते हैं। तो दोस्तों होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों समझने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक नोटबुक ज़रूर बनाते जाइएगा दोस्तों। यह सबसे कंपलसरी है आपके लिए एक नोटबुक बनाना और उसमें यह रूल्स नोट करना, ताकि आपको जो है वो दोबारा कभी प्रॉब्लम ना आए किसी भी सेंटेंस को समझने में। आगे दिया गया है लेट के बाद इट का प्रयोग हो तथा इससे हर्ष यानी जॉय या फिर शोक यानी शौरो या फिर अनुमति यानी अप्रूवल का भाव बोध हो। क्या क्या हो, अगर पहले यह जान लीजिए कि कंडीशन क्या है। हमारा लेट आ गया, लेट के बाद अकेला क्या आ गया, इट। अकेला इट आया, इट भी नहीं दोस्तों, अकेला जब इट आ जाए और इट से किस चीज़ का पता चले, जॉय यानी कि हर्ष का यानी खुशी का, शोक यानी शोरो यानी दुख का, अप्रूवल यानी अनुमति के बारे में बोध हो, तब क्या होता है हमारा दोस्तों। यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कहा गया ही सैड लेट इट रैन, क्या कहा गया दोस्तों, ही सैड लेट इट रैन। तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, सैड जो है वो पिछले वाले रूल की तरह विश्ड में बदल जाएगा, यहाँ पर दैट का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर एक चेंजमेंट नहीं होगा दोस्तों। अभी तक आप जो है वो हर जगह से लेट को रिमूव करते आ रहे थे, किसको, लेट को रिमूव करते आ रहे थे। यहाँ पर जो है वो हमारा लेट रिमूव नहीं होगा, हमारा यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड यानी दैट के बाद जो लेट हमारा बना रहेगा, आफ्टर दैट हमारा इट रेन आएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, लेट के बाद इट का प्रयोग हो और इससे जॉय सॉरो अप्रूवल का पता चले, तो यहाँ पर जो है वो लेट वर्ड रिमूव नहीं होता है, यानी लेट वर्ड बना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा ही सेड इट ही लेट इट रैन, यानी कि ही विश्ड दैट लेट इट रैन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे और उनका अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि दोस्तों हम हमेशा
करते हैं। और एक बात और दोस्तों, हम आपको काफ़ी बार कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हम आपसे बार बार लाइक करने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हमें भी दोस्तों आपसे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग हमें सजेस्ट करते हो, अगर हमें सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक करते हो, तो हमें लगता है दोस्तों कि हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसलिए दोस्तों हम बार बार आपको बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेशली दोस्तों जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन लोगों की बेसिक से इंग्लिश बहुत कमज़ोर है दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और वो लोग उसके पीछे रीज़न नहीं ढूंढना चाहते दोस्तों। तो रीज़न यही होता है कि वो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हुए होते हैं, और जिन लोगों ने बेसिक से कवर कर लिया उन्हें इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ।